ख़वातीन हज़रात, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़ी कुछ अहम पेशरफ्त आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें आपके लिए लेकर आए हैं, शवाहिद लेकर आए हैं और आपके पास आप सामने डिटेल्स रखेंगे। हम ये जानते हैं कि अरमगान कुरैशी जो कि न सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर का कातिल है, वो एक कॉल सेंटर भी चलाता था, एक स्कैमर भी था। उसका बाप कामरान कुरैशी जो इस वक्त कस्टडी में है, पर भी केसेस दर्ज किए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि मैंने ही सबसे पहले आपको बताया था कि कामरान असगर कुरैशी मशहूर ज़माना एक ड्रग डीलर रह चुका है, उसका ये बेटा है अरमगान। लेकिन अरमगान ने अब जो अदालती कार्रवाई में रवैया इख्तियार किया है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। इससे पहले हम अरमगान के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आपको सब मालूम है। लेकिन इस वक्त अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले अपडेट्स ये है कि अरमगान कुरैशी अपने बाप कामरान असगर कुरैशी के मुकम्मल खिलाफ हो चुका है। यहां तक कि अदालत से कह रहा है कि मेरे बाप के ऊपर एफआईआर काट दी जाए। कह रहा है कि मेरे घर पे जो रेड हुई उसमें मेरा चच्चा और उसके साथी मुलव्विस थे जो एवीसीसी सीआईए के पुलिस एहलकार हैं। अरमगान चाहता है कि वो अदालत से बच निकले, उसको सजा ना हो। अब क्योंकि शवाहिद और जो सीसीटीवी वीडियो सामने आ रही हैं उससे तो क्लियर हो जाता है कि उसने मर्डर किया है और मर्डर साबित हो रहा है। अब वो बचे कैसे? बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो इसके वकीलों ने उसको बताया, और वो है पागलपन की एक्टिंग। ऐसे एक्ट करो जैसे तुम नॉर्मल हो ही नहीं। उसकी माँ कहती है उसको बड़ी दिमागी बीमारियां हैं। आज जो मेरे पास एक्सक्लूसिव दरखास्त है जो मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, जो अरमगान ने अदालत को लिखी है और जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ जो मेरे खिलाफ हो रहा है ये मोसाद और सीआईए ने किया है, ज़ायनिस्ट लॉबी ने किया है, जूविश लॉबी ने किया है। ये मेरे नाना के दुश्मन रहे हैं। मेरे मामू को इन्होंने पहले टॉर्चर किया था। मामू की स्टोरी बता रहे हैं कि मामू का नाम भी अरमगान था और मामू को पहले उन्होंने टारगेट किया छोटी उम्र में। और टारगेट कैसे नहीं किया कि गोली मार दी या को किडनैप करवा लिया या को उठवा के टॉर्चर किया, नहीं। टारगेट कैसे किया? काले जादू से। इविल सॉर्सरी का वर्ड यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैजिक किया गया, इविल स्कीम्स की गई हैं और फिर उसको अपाइज कर दिया, पैरालाइज कर दिया। और फिर मेरे नाना ने उनका नाम अरमगान से कामरान रख दिया। फिर वो इसी खत के अंदर ये भी लिखते हैं कि कामरान असगर कुरैशी ने उनकी माँ को किडनैप करके शादी की सारा खान से, और फिर 2 साल ये शादी चली जिसमें खूब टॉर्चर किया उसकी माँ को और फिर तलाक दे दी। इस खत के अंदर वो ये भी लिखते हैं कि उनके घर के ऊपर जो रेड हुई है वो उनके फैमिली वालों ने करवाई है उनके पैसे की खातिर। इस खत के अंदर वो ये भी लिखते हैं कि जो जेल के अंदर उनकी बराबर वाली कोहली 7B है, 7B, उसके अंदर भी एक मोसाद का एजेंट बैठा हुआ है जो उसके ऊपर जादू कर रहा है। खैर ये बहुत सारी बातें हैं, इनको समझने के लिए हमें कोई लीगल एक्सपर्ट चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर के जो कानून है दोनों बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, और बैरिस्टर उमैर उस्मान साहब, दोनों मेहमान मेरे साथ इस वक्त कराची में मौजूद हैं। बेहद मशकूर हूं आपके वक्त के लिए। इफ्तिखार शाह साहब, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं, क्या पागलपन की एक्टिंग और ये झूठा मोसाद सीआईए जूविश लॉबी ज़ायनिस्ट का बयानिया बना के कोई कातिल कानून से बच सकता है? क्या आपको लगता है कि अरमगान के जो वकील हैं, खासतौर पे जो उसकी माँ के वकील हैं, क्योंकि पहले तो वकील भी आपस में लड़ रहे थे, तो उसकी जो माँ के वकील हैं वो कामयाब हो गए हैं इस बात के ऊपर कि हमें अरमगान को कामरान कुरैशी से अलग करना है और पागल दिखाना है ताकि वो सजा से बच निकले। इज इट पॉसिबल इफ्तिखार शाह साहब? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि दरख्वास्तों की बुनियाद पे ये साबित हो सके कि मैं पागल हूँ। जो पागलपन की डिक्लेरेशन होती है वो सबसे पहले मेडिकल बोर्ड देता है। 4 मेंबर बैठते हैं मेडिकल बोर्ड के, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियंस बैठते हैं सिविल हॉस्पिटल के। वो फाइंडिंग देते हैं। उनकी फाइंडिंग के बाद अदालत में बाकायदा मुकदमा चलता है, जिस मुकदमे में ये डिसाइड होता है कि ये मखसूस शख्स जो है क्या ये ट्रायल समझ सकता है या नहीं। तो क्योंकि इन्होंने जो दरख्वास्त इनकी वालिदा ने दी है उस दरख्वास्त के साथ उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया। उस दरख्वास्त में कितनी बीमारियां हैं शाह साहब? सर, उस दरख्वास्त के अंदर उसकी वालिदा ने ये लिखा है कि बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, 3 बीमारियां हैं: स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब जो बाइपोलर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं वो कानून की लैंग्वेज के अंदर, कानून के अंदर कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि ये करार दिया जाए कि मुल्ज़िम को मुकदमा समझ में नहीं आ रहा।
صرف اس میں ایک بیماری ہے اسکیزوفرینیا جس کی بنیاد یہ بن سکتی ہے. ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے, کبھی کچھ بن جائے کبھی کچھ بن جائے. لیکن اس وقت تک جو ایویڈنس پولیس کے ہاتھ آ چکا ہے, جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ چکی ہیں, سب کچھ جو جمع ہو چکا ہے, اس سے تو قتل کی سزا ارمغان کو ہوگی, عمر قید ہوگی, سزائے موت ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر میرے پرسنل اوپینین میں جس طرح سے شواہد پیش کیے گئے ہیں اور جس طرح سے پری پلانڈ مرڈر تھا اور تین گھنٹے ڈرائیو کر کے لے کے جاتے دوسرے صوبے میں جا کے جلایا گیا, تو اس کی جو سزا ہوگی ڈیتھ پینلٹی ہی ہوگی. ڈیتھ پینلٹی, عمر قید نہیں ہوگی, سزائے موت ہی ہوگی. اب میں عمیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نور مقدم کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا کہ سزا تو لازمی ہوگی. تھوڑی روشنی ڈالیے. تھینک یو سو مچ فار دا اپرچونٹی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جو قانون ہوتا ہے نا, قانون ہمیشہ اپنا راستہ اختیار کرتا ہے, اور ہم نے عموماً دیکھا کہ پاکستان میں لوگ اس چیز سے کمپلین کرتے ہیں کہ ٹرائل کا پروسیس سلو ہے, انیفیشینٹ ہے. مگر نور مقدم کیس جو ٹرائل کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گیا, اور اس میں جو فیصلہ تھا وہ اپہیلڈ کیا گیا, اور خاص طور پہ وہ کیس اس لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ اس میں بھی یہی پلی لی گئی تھی کہ میں پاگل ہوں, میں انسین ہوں, ہینس میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس مقدمے میں کھڑا ہوں یا میں اس کو سمجھوں. اور وہ پلی آپ کے پاس سپریم کورٹ تک رد ہوئی ہے, ابھی اس کی کارروائی آگے چل رہی ہے, اور اس میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سزائے موت آن دا کارڈز ہے, اور بالکل اٹ از آن ٹریک ٹو گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ جب ارمغان نے اس کیس کی ہسٹری دیکھی یا اس کیس کی پروسیڈنگز دیکھی تو اس کو بالکل گھبراہٹ ہوئی کہ اگر یہ مقدمہ کورٹ میں چلا گیا, خاص طور پہ جب چلان جمع ہوا جو ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے, اس کے مد نظر رکھتے ہوئے تو اس نے فیصلہ کیا یہ بالکل عین ممکن ہے, اور اس کے جو طریقے ہیں جس کے مطابق وہ کورٹ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز کروں کہ مجھے مقدمے میں کھڑا ہی نہ کیا جائے, اس وجہ سے اس نے یہ چیز شروع کی. ایک سوال جو بہت پوچھا جا رہا ہے وہ لوگوں کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ کیا وجیہ عامر صاحبہ جو مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں وہ پریشر برداشت کر لیں گی یا پھر وہ دیت کی طرف بڑھیں گی, بلڈ منی کی طرف بڑھیں گی؟ میں ویلکم کرنا چاہوں گا, تھینک یو ادا کرنا چاہوں گا وجیہ عامر صاحبہ میرے ساتھ, اور میں جانتا ہوں کہ لیگل پروسیڈنگز کی وجہ سے وہ میرے بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گی, اسی لیے میں ایک ہی سوال وجیہ صاحبہ آپ سے کروں گا. کیا آپ بلڈ منی یا دیت کی طرف جا رہی ہیں؟ کیا آپ عدالتوں کا چکر لگا لگا کے تھک گئی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں, دیت کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. کوشچن اباؤٹ ہے کیا دیت آفر کی گئی ہے میڈم؟ آفر کی گئی ہے دیت؟ نہیں, کوئی آفر تو نہیں کی گئی, اور شاید اس لیے بھی نہیں کی گئی کیونکہ یہ ہونا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک.